हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का ये लेसन क्लास 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र और चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। यहाँ पर आप लेसन को देख पा रहे हैं, विविधता की समझ। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि विविधता का मतलब क्या होता है। विविधता का अर्थ होता है एक दूसरे से अलग होना। हम लोग जो होते हैं, हम लोग कई तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम लोग अलग दिखते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, हमारे धर्म धर्म अलग हो सकते हैं, रहन सहन अलग हो सकता है, हम लोगों के खान पान अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, त्यौहार अलग होते हैं। तो कई रूप में हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये जो भिन्नताएं हैं, इन्हीं को विविधता कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भिन्नताएं हमें रोचक और समृद्ध बनाती हैं। मतलब इन भिन्नताओं का होना भारत के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसी कारण भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेसन को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। भिन्नताओं के कारण जो है भारत में क्या है, विविधता पाई जाती है। भारत में जो विविधता पाई जाती है, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो इसका कारण क्या है? इसका कारण है भिन्नता। हम लोग एक दूसरे से जो इतने तरह से अलग हैं, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है या फिर होता है। तो आज देखिए, अनेकता में जो है जीवन का क्या रोल होता है। अनेकता जो है हमारे जीवन को एकता में बांध देती है। हमारे देश के हिसाब से जो है, हमारे देश में एकता में अनेकता वाला देश कहा जाता है हमारे देश को। तो इसीलिए भारत को विविधता वाला देश भी कहा जाता है। कई सारे डिफरेंसेस दुनिया में आप कहीं भी, इतनी सारे डिफरेंसेस, इतनी सारी विविधताएं आपको दुनिया में किसी अन्य देश में दिखाई नहीं देगी। चलिए अब इस चीज़ को और हम लोग डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3 तरह के चित्र दिए गए हैं। नंबर 1, नंबर 2 का देखिए, ये तो मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। और ये नंबर 3 का देखिए, ये तो डांस कर रही हैं लगता है। चलिए आप देखिए, हुआ क्या है कि इस चित्र को बच्चों ने बनाया है। क्लास चल रही थी ड्राइंग की, और ड्राइंग की क्लास में जब बच्चों ने ड्राइंग बनाना शुरू किया, तो हर किसी की ड्राइंग एक दूसरे से अलग थी, यानी कि भिन्न थी। तो यहाँ विविधता दिखाई पड़ रही है कि जिस तरह से किसी का ड्राइंग किसी से मैच नहीं कर सकता, किसी से मिलता नहीं है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं, तो बिल्कुल समाज में भी हम लोग ऐसे ही हैं। सब एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, विविधताएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह आप ड्राइंग बनाए, आपकी ड्राइंग में भिन्नता है। आपने अलग अलग कलर्स इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग तरीके से चित्रकारी की है। तो देखिए यहाँ पर सबकी चित्रकारी करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी कारण फिगर जो है, चित्र जो है अलग बन जाते हैं, चित्रकारी भिन्न हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे रंग रूप में भी, खान पान में भी कई तरह की विभिन्नताएं हैं। आप देख लीजिए, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके कई सहपाठी पढ़ते हैं। क्या सब एक दूसरे से बराबर हैं, समान हैं? एक दूसरे से भिन्न हैं? रंग रूप से लेकर के, आकार से लेकर के, उनके पहनावे, उनके भाषा, उनकी खान पान, आप पूछ करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग एक दूसरे से बहुत चीज़ों में अलग हैं। यही भिन्नताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भिन्नता यहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से दिखाई जा रही है। मैं आपको क्या कहानी है वो बता देता हूँ। कहानी ये है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, समीर, समीर, 2 समीर है यहाँ। ये जो आप पैदल समीर देख रहे हैं, ये अखबार बेचता है। और ये जो साइकिल सवार समीर आप देख रहे हैं, ये थोड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं। और ये
पेपर खरीद रहे हैं, तो दोनों में रेड लाइट जो जलती है, यहाँ लाल बत्ती आप देख रहे हैं, ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में जब ये रुकते हैं, तो ये लड़का समीर पेपर बेचने के लिए आ जाता है और इनसे पेपर देता है। तो दोनों में बातचीत होने लगती है। तो बातचीत में पता चलता है कि ये जो पेपर बेचने वाला समीर है, ये कुछ विशेष पढ़ा लिखा नहीं है, और ये साइकिल वाला समीर पढ़ा लिखा भी है और अंग्रेजी भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो अंग्रेजी के कुछ सवाल करने पर ये समीर जो है थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाते हैं, और फिर जब समीर इनसे पूछता है, साइकिल सवार समीर से, तो ये भी हिंदी में जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने अपनी कक्षा में हिंदी भी पढ़ी है। तो इस तरह से एक, देखिए यहाँ भी भिन्नता है ना, यहाँ पर भिन्नता है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की भिन्नता है आप देखिए, यहाँ पर रंग रूप आकार या फिर जो भी है, इनकी भिन्नता यहाँ कम दिखाई देती है। यहाँ पर सामाजिक भिन्नता नज़र आती है दोनों के बीच में। ये दोनों साइकिल सवार और ये पेपर बेचने वाले के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नता नज़र आती है। ये अलग प्रकार की भिन्नता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बिल्कुल कहानी ही है, उसी कहानी को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखिए, हमने पहले भी बताया आपको कि जो समीर है, समीर एक यानी कि जो को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, और वहीं समीर दो जो है हिंदी बोलता है। माने एक को इंग्लिश बहुत अच्छी से आती है, दूसरे को हिंदी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पर जो है भाषा की भिन्नता दोनों में दिखाई पड़ती है। तो भाषा की भिन्नता भी एक प्रकार की विविधता है हमारे देश में। हमारे देश में तो कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व के देशों में इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती जितना हमारे एक ही देश के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं। आप खुद कितनी भाषाएं जानते हैं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अंग्रेजी जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं, फिर भी बातचीत हो रही है। दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है ना। एक समीर हिंदू है, दूसरा समीर मुस्लिम है। तो यहाँ धर्म की भी विविधता नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दोनों अलग होते हुए भी क्या करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। तो हमारे देश की यही सबसे बड़ी खूबी है। हम लोग खान पान के हिसाब से, हम लोग रंग रूप के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बहुत अलग है एक दूसरे से, हो सकता है, लेकिन हम में क्या है, हम में एकता की भावना है। इसी कारण से भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। अब जो है आते हैं आगे। यहाँ देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया है, मैं पृष्ठ वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। आगे लेके जा रहा हूँ, ये स्क्रॉल हो गया। तो यहाँ देखिए, तो इस तरह से विविधता जो है हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। यहाँ देखिए, तो समीर जो है, एक समीर जो है बिल्कुल साधारण सा पढ़ाई किया और फिर वो अखबार बेचने लगा, और दूसरा समीर जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया, तो वो अच्छा अपना जीवन जी रहा है। एक समीर जो है गरीब है काफ़ी, भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरत भी आसानी से पूरी नहीं हो पाती, और एक समीर अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, अच्छा उनकी आर्थिक स्थिति भी है। तो यहाँ एक प्रकार का जो जो भिन्नता है यहाँ, ये विविधता नहीं है, ये एक प्रकार की क्या हो गई, यहाँ हो गई गैर बराबरी का रूप। ये जो अमीरी-गरीबी वाली बातें हो गई यहाँ, और आर्थिक आधार पर जो असमानता हो गई, वो हो गई असमानता, यहाँ पर गैर बराबरी, ठीक? तो इसलिए जो है गरीबी को विविधता, गरीबी अमीरी को यहाँ विविधता नहीं माना जा सकता। ये क्या है, गरीबी अमीरी क्या है, यहाँ पर एक गैर बराबरी, असमानता का प्रतीक है यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और असमानता देखिए हमारे
हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर क्या है कि जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। हम लोग जो हैं, भारत के लोग जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं। कई सारे समूह हैं जातियों के, हर समूह का एक अपना अलग-अलग नाम है। ये जाति, वो जाति, इस जाति के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं, है ना? कई प्रकार की जातियाँ हैं हमारे देश में। तो जो भी बच्चा जिस जाति में पैदा होता है, उसकी जाति क्या होती है? नहीं बदलती। जन्म होते ही वह उसी जाति का माना जाता है। आगे देखिए, जैसे अगर किसी ने कुम्हार के घर में पैदा ले लिया, तो उसकी जाति क्या हो गई? कुम्हार जाति, कुमार जाति हो गई। अगर किसी ने नाई के घर में पैदा ले लिया, तो उसकी जाति हो गई नाई। मतलब उसका पेशा नहीं बदल सकता, जाति भी नहीं बदल सकती, पेशा भी नहीं बदल सकता। समय के साथ-साथ ऐसा होता गया और जाति व्यवस्था बनती चली गई और फिर जो जिस जाति में है, वो उसी जाति का कहलाया जाने लगा। और फिर इससे क्या होगा? इससे हुआ गैर बराबरी, असमानता वाली स्थिति पैदा होने लगी समाज में। आगे देखते हैं। विविधता जो है हमारे समाज को, हमारे जीवन को भी समृद्ध करती है। अब अगर हम लोग कहेंगे कि ये तो विविधता बहुत ज़्यादा है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे, तो क्या ये सही है? ये सही है। विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध करती है। आप यहाँ टॉपिक को देखिए, विविधता अच्छी चीज़ होती है, हमारे जीवन को समृद्ध करती है। कैसे? देखिए, यही चीज़ को हम समझेंगे कि विविधता होना भी अच्छी बात होती है। देखिए, विविधता में क्या होता है, आप जब किसी दोस्त या सहेली के घर गए होंगे, तो आपको अलग-अलग तरह का खाना दिया होगा और फिर अलग-अलग त्योहार मनाए होंगे आपने। कपड़े भी अलग-अलग प्रकार के पहने होंगे, पहने देखे होंगे। उनकी हो सकती है भाषा भी अलग-अलग होगी, तो आपको अपनी भाषा भी सिखाए होंगे। तो है ना रोचक? डिफरेंसेस था, अलग भिन्नताएँ थी, तभी ये सब हो पाया। तभी हम लोग को मज़ा आ पाया। चलो भाई, हम लोग भी अलग-अलग चीज़ें खा रहे हैं, अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से विविधता जो है, हमारे देश को समृद्ध करता है, हमारे समाज को समृद्ध करता है। तो देखिए, विविधता में क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी में क्या होता है, कई तरह के जानवर के बारे में, है ना? देखिए यहाँ जानवरों की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ, साहसिक एकदम साहस वाली कहानियाँ, बहादुरी वाली कहानियाँ, भूत प्रेत की भी कहानियाँ बहुत सारी होती हैं। आप लोग भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। ये जो हम लोग कहीं पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो कैसे ये कौन लिखते हैं? ये लोग कैसे हो जाते हैं? कौन लिखते हैं ये कहानियाँ? ये स्क्रॉल हो गया है, आगे मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको। देखिए यहाँ, कुछ लोग जो हैं कहानी कल्पना के हिसाब से पढ़ा करते हैं। जैसे एक अच्छी कहानी जब हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग को खुशी मिलती है और फिर क्या होता है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते लगते हैं। जब हम कोई एक चीज़ पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद 10 विचार हमारे दिमाग में, दसियों विचार हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं और फिर हम और नए-नए विचार के हिसाब से और कहानियाँ लिखने लगते हैं और कहानियाँ फिर अलग-अलग पढ़ने भी लगते हैं। तो जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, वो विभिन्न स्रोत से, किताब से, वास्तविक जीवन से, कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। मतलब इस किताब से पढ़ाई करते हैं, यहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं, अलग-अलग स्थानों से। फिर कल्पना से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से वो सोचते हैं और फिर वास्तविक जीवन से कभी-कभी कई सारी घटनाएँ हकीकत भी होती हैं, वास्तविक जीवन से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो ऐसा सब मिक्स करके
वो लोग कहानियों को जन्म देते हैं, कहानियों को लिखते हैं। आगे देखिए, तो इस तरह से कुछ लोग जो हैं जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं, आसपास उनके व्यवहार को समझते हैं, लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं, उनकी जानवरों की लड़ाइयाँ, उनको देख कर के कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं और फिर कहानियाँ लिखते हैं। तो इस तरह से विविधता था, तभी तो ये सब हो पाया। डिफरेंसेस थी तभी से हो पाया ये सब। अगर सब एक जैसे होते, एक ये सब बिना डिफरेंसेस के कैसे हो पाता? बिना विविधता के नहीं हो पाता। राजा रानियों की कहानियाँ हैं, वृत्तांत हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्यार और सम्मान के किस्से बहुत सारे हैं, है ना? बचपन की यादें, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादें, है ना? साहस की कहानियाँ, कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ा करते हैं। तो समझिए कि ये सब कहानियाँ जो लिख रहे हैं, लिखते हैं, कैसे? उन सभी कहानीकार जो कहानियाँ लिखते हैं, क्या होते हैं? कहानीकार होते हैं। तो कहानी कहने वाले या कहानी सुनाने वाले या कहानी लिखने वाले, सभी जो हैं, ऐसी जगह पर रहना पड़ जाए, अगर ये लोग ऐसी जगह पर रहें, जहाँ पर 2 तरह के रंग के लोग हों, एक ही तरह के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद जैसा कपड़ा पहनता हो, किसी और रंग का कपड़ा ही नहीं पहनता हो दूसरा, और फिर एक तरह का खाना खाते हो, जैसे आलू खा रहा है तो आलूए खा रहा है सब, तो फिर क्या होगा? समान रूप से केवल 2-2 पशु-पक्षी पालते हों, एक ही तरह का सब जानवर पाल रहा है, समझ रहे हैं? कहीं भी और आप गए हैं तो देख रहे हैं ये सब। जैसे मान लीजिए हिरन पाल रहा है, कौवा पाल रहा है और कोई जानवर है ही नहीं। और फिर खेल खेल रहा है तो सिर्फ़ एक ही तरह का खेल खेल रहा है, साँप-सीढ़ी, और कोई खेल खेल रहा ही नहीं। तो सोचिए कि ऐसी स्थिति जहाँ होगी, जहाँ एक ही तरह के सब कुछ होंगे, विविधता नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं होगी, तो कैसा लगेगा आपको? क्या फ़ीलिंग आएगी आपके मस्तिष्क में? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो विविधता होनी ज़रूरी भी है। विविधता से ही हम लोग का देश का एक अच्छे अ, तरीके से हमारे देश का सांस्कृतिक निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता को आइए समझते हैं। भारत को विविधता वाला देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। अलग-अलग त्योहार के लोग मनाते हुए यहाँ पर खाना भी खाते हैं, भोजन करते हैं, त्योहारों में भी अलग-अलग भोजन बनते हैं और फिर अलग-अलग धर्म का पालन करते हैं। कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत में विविधता भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो चलिए विविधता को हम लोग समझ गए काफ़ी हद तक। हम विविधता को कैसे समझें? कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग जो है विविधता को समझेंगे। जैसे देखिए, हम विविधता को कैसे समझें? यहाँ पर टॉपिक है। विविधता को समझने के लिए हम लोग को जाना होगा 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले। तो 200 साल पहले जब जाते हैं तो क्या आपको रेल, बस, कार, हवाई जहाज़ ये सब थे? नहीं थे। तो लोग यहाँ-वहाँ कैसे जाते थे? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? पानी वाले जहाज़ में, है ना? घोड़े में बैठकर, ऊँट में बैठकर या फिर पैदल चलकर जाते थे। यहाँ-वहाँ जाने का जो है यही तरीका होता था। तो अक्सर जो लोग थे, वो यात्राएँ करते थे। तो यात्राएँ क्यों करते थे? खेती करने के लिए, बसने के लिए, कहीं पर जा रहे हैं तो बस गए वहीं। ज़मीन की तलाश में भी जाया करते थे। और फिर ऐसी यात्रा में क्या हो जाता था? बहुत समय लग जाता था, है कि नहीं? काफ़ी समय लग जाते थे और फिर जो जहाँ रहते थे जा कर के, वहीं पर बस जाते थे। कई सारे लोग जिस जगह गए वहीं जा कर के बस गए। कुछ जो हैं किसी एरिया में अगर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो भी क्या करते थे? घर-बार छोड़ देते थे और फिर पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे?
दूसरी जगह जाकर के बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में चल गए एक जगह से दूसरी जगह। कहीं पर युद्ध छिड़ गया है तो युद्ध के कारण भी लोग घर-बार छोड़ देते थे, दूसरी जगह जाकर के रहने लगते थे। तो ऐसा होने पर क्या हुआ कि समाज में लोग नई-नई जगह जाने लगे और फिर बसने लगे और फिर उनमें क्या होने लगा, बदलाव होने लगा, रहन-सहन में बदलाव होने लगा। वहाँ जिस जगह गए वो लोग, वहाँ के तौर-तरीके सीखने लगे, वहाँ की भाषा सीखने लगी, वहाँ का भोजन का तरीका अपनाने लगे, धर्म अपनाने लगे। तो इस तरह से क्या होने लगा, नई-नई संस्कृति आने लगी उनके अंदर, नया-नया चीज़ सब कुछ होने लगा, आदान-प्रदान होने लगा। ये एक उनको देने लगे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पोशाक, अपनी जो कुछ भी है, ज्ञान परंपरा और उनसे वो लेने भी लगे। तो इस तरह से एक मिश्रित संस्कृति पैदा हो गई, मिली-जुली संस्कृति। उनसे हम लोग सीखने लगे और हम लोग से वो लोग सीखने लगे, ऐसी स्थिति होने लगी। तो ये एक इसी इसी चक के चलते जो है विविधता हमारे देश में उत्पन्न हुई है, विविधता हमारे देश में पाई जाती है। यहाँ देखिए, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि हमारे देश में जो है विविधता किस प्रकार से है। हमारे देश में विविधता जो है भौगोलिक स्थितियों में भी है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र के आसपास कोई लोग रहते हैं और कोई पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो दोनों के रहन-सहन में, दोनों के भोजन में, दोनों के कपड़ों के बनावट में काफ़ी अंतर मिलेंगे आपको। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं, उनका भी बहुत कुछ अलग होता है। उनके खान-पान, उनके रहन-सहन, उनके कपड़े, सब कुछ अलग-अलग होते हैं। तो इस तरह से शहर के लोग क्या होते हैं, अलग तरीके से रहते हैं। गाँव के लोग अगर को गाँव के लोगों को देखें तो वहाँ उनका रहन-सहन सब कुछ अलग तरीके का होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, गाँव में लोग सब्ज़ी उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन शहर के लोग सब्ज़ी और अनाज तो नहीं उगाते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार की लद्दाख और केरल, ये 2 स्थान हैं हमारे देश में। एक जम्मू-कश्मीर में राज्य में और एक केरल के राज्य में। तो दोनों की जो विविधता है, एक समुद्री एरिया हो गया, एक पहाड़ी एरिया हो गया। तो दोनों में क्या विविधता है, क्या डिफरेंसेस है, इसको आज समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या विविधता है। यहाँ देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लद्दाख की तस्वीर है। लद्दाख को सूखा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। यहाँ पर क्या है, एक रेगिस्तानी इलाका है। ज़्यादातर आप रेगिस्तान समझे होंगे कि राजस्थान में ही है, लेकिन एक रेगिस्तान ऐसा है जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, जिसको लद्दाख के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है बरसात बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ये एरिया सूखा रहता है और फिर कई लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ भी रहता है। सूखा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर कम बहुत कम पेड़ उग पाते हैं, पेड़ होता ही नहीं है, बारिश ही नहीं होती, पेड़ कहाँ से होगा। फिर जो है महीनों तक यहाँ पर क्या होता है, पिघलने वाली जो बर्फ होती है उसी का पानी से ये लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना निर्भर रहते हैं। आइए देखते हैं लद्दाख में और क्या होता है। लद्दाख के जो लोग रहते हैं वो लोग एक खास किस्म की क्या पालते हैं, बकरी पालते हैं। उस बकरी से क्या निकलता है, एक ऊन निकलता है जिसको पश्मीना ऊन बोलते हैं। तो यह ऊन जो होता है बहुत कीमती होता है और इससे क्या बनाते हैं, पश्मीना शाल बनाते हैं और बड़ी महंगी होती है ये शाल। देखिए यहाँ पर एक शाल बुना जा रहा है, शाल की बुनाई हो रही है हाथों से। तो पश्मीना शाल जो है वहाँ पर बुनी जाती है और फिर ये लोग कैसे करते हैं, ये लोग करते हैं कि लद्दाख के जो लोग हैं, ये लद्दाख का ही सीन है जो शाल बुन रही है महिलाएं। तो यहाँ पर जो है ये लोग ऊन को इकट्ठा करते हैं और फिर बड़े व्यापारी को बेच देते हैं। कश्मीर में जो है
पश्मीना शाल बुनी जाती है। ज़्यादातर जो है कश्मीर में ही इसको बुनते हैं लोग। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो खाते क्या है, ये लोग दूध से बने हुए चीज़ें खाते हैं, जैसे मक्खन हो गया, चीज़ हो गई, एक प्रकार का छेना बोलते हैं उसको, चीज़, मांस हो गए, ये मांस खाते हैं, ये सब भी चीज़ें खाते हैं। तो हर एक घर में यहाँ पर आपको गाय, बकरी और याक पालते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। व्यापारी यहाँ भी आते थे, इस स्थान में भी व्यापारी आने के लिए आकर्षित हुए। देखिए आगे, यहाँ देखिए लद्दाख जो है व्यापार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, व्यापार के लिए अच्छा रास्ता है, जिससे गुजरकर आप मध्य एशिया के कबीले काफिले उस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। मतलब अगर मध्य एशिया से आपको तिब्बत आना है, तो यहाँ पर जो है इन पहाड़ों के बीच में जो घाटियाँ होती है ना, उनको कहते हैं दर्रा। एक प्रकार का रास्ता होता है ये। तो इन रास्तों से होकर ही प्राचीन समय में, आपको बोले थे कि 200-250 साल आपको पीछे लेके चलते हैं, तो उन समय में जब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जो भी है नहीं थे, तो इन्हीं सब पहाड़ियों रास्तों से, दर्रे वाले रास्ते से पैदल चल करके, घोड़े में, ऊंट में, है ना, ये लोग क्या होते थे, तिब्बत तक पहुंचते थे, मध्य एशिया के लोग। और इधर से भी तिब्बत से भी आगे जाने का रास्ता मध्य एशिया के लिए इन्हीं सब रास्तों से होकर के होता था। तो फिर यहाँ से क्या गया, यहाँ से गया मसाला, कच्चा रेशम, दरिया, कई सारी चीज़ें यहाँ से व्यापारी लोग लेके जाते थे। जब लद्दाख के रास्ते जो हैं तिब्बत पहुँचे लोग, तो क्या हो गया, बौद्ध धर्म भी तिब्बत पहुँच गया लोगों के साथ, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो तिब्बत भी बौद्ध धर्म तिब्बत में भी फैल गया। तो लद्दाख को जो है, लद्दाख में भी फैल गया। तो लद्दाख जो है इसको छोटा तिब्बत कहते हैं, क्योंकि तिब्बती कल्चर जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर फिर धीरे धीरे इस्लाम के धर्म के लोग भी आए, और इस्लाम धर्म यानी कि जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे आज उनकी संख्या है यहाँ पर। और फिर तिब्बत का एक धर्म ग्रंथ, एक तिब्बत का ग्रंथ है जिसको बोलते हैं केसर सागा। ये केसर सागा क्या है, केसर सागा जो है एक प्रकार का ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है। और यहाँ पर जो उसमें क्या लिखा हुआ है, गीत लिखे होते हैं उसमें। यहाँ के जो स्थानीय रूप के लोग हैं, जैसे मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गाते हैं, उसको, गीत को गाते हैं, और नाटक भी खेलते हैं, नाटक भी खेला करते हैं ये लोग। चलिए, ये तो था लद्दाख की बात। चलिए अब दूसरी भिन्नताएं देखते हैं लद्दाख और हमारे दूसरे राज्य केरल में। यहाँ देखिए केरल, केरल जो है कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम कोने में भारत के नीचे, नीचे भारत का मैप आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम कोने में आपको दिखाई पड़ेगा। केरल जो है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ी है इसका। और केरल में विशेष क्या पाया जाता है, जैसे लद्दाख के बारे में बात की, लद्दाख में बहुत कुछ विशेष आपने देखा, जाना, सुना। यहाँ पर देखिए केरल में आपको पाया जाएगा मसाले यहाँ पर बहुत है, काली मिर्च है, लौंग इलायची बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ये सब तो आप खाते ही हैं, तो ये सब केरल से ही आते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सब के कारण व्यापारी, यहाँ पर विदेशी व्यापारी भी आए, केरल की तरफ आकर्षित हुए। आगे देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी सब आए थे केरल। तो करीब करीब 2000 साल पहले एक संत थॉमस नाम का ईसाई धर्मदूत आया था, और उसी के वजह से केरल में ईसाई धर्म भी फैला। अरब से भी बहुत सारे व्यापारी आए थे, अरब देश से। इब्न बतूता जो 700 साल पहले यहाँ आए, इब्न बतूता, उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है इसके बारे में।
मुसलमानों का जीवन चित्रण किया है, मतलब हमारे देश के जो मुसलमान थे उनका किस तरह से जीवन यापन होता था, उसके बारे में वो अपनी किताब में वृत्तांत में लिखे हैं। वो क्या लिखते हैं कि मुसलमान जो है यहाँ बड़ी इज्जत थी उनकी, मतलब भारत में जो लोग मुसलमान थे उनकी बहुत इज्जत थी। अब देखिए वास्को डी गामा जो है पानी के जहाज के माध्यम से यहाँ पहुंच गए, पुर्तगाली यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तय कर लिया। मतलब यूरोप के लोगों को पता नहीं था कि भारत कैसे जाया जाए, तो वास्को डी गामा ही पता लगाया था कि भारत कैसे पहुंचा जाए, तो वो केरल ही आया था सबसे पहले। तो इस तरह से देखते हैं केरल जो है विश्व से जुड़ा हुआ था प्राचीन समय में भी अलग अलग तरीके से, क्योंकि केरल समुद्री का रास्ता समुद्र से सटा हुआ है, इसलिए समुद्री रास्ते से ही केरल में ज़्यादातर लोग आए। केरल के लोग जो हैं कई धर्म के लोग हैं वहाँ, जैसे यहूदी हैं, इस्लाम हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं इत्यादि कई तरह के धर्म के लोग हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। देखिए प्राचीन समय में भी आना जाना होता था, ये बात तो यहाँ पर साबित हो रही है। चीन के व्यापारी आए, तो चीन के जब व्यापारी आए तो चीनी लोग जो चाइनीज लोग जो मछली पकड़ते थे अपने देश में, बिल्कुल वही स्टाइल का मछली पकड़ने का जो जाल है जिसको चीना वाला कहते हैं केरल में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये देखिए यहाँ तस्वीर में आपको चीनी स्टाइल का जाल, ये जाल ना भारतीय स्टाइल का नहीं है, ये जाल जो है चीन में ज़्यादातर इस जाल के द्वारा मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो इस तरह के जाल जो हैं केरल में भी इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वहाँ चाइनीज व्यापारी जो आए उन्हीं के माध्यम से ये तकनीक भारत पहुंच गई। अब देखिए केरल के जो लोग हैं उसको कहते हैं चीना चट्टी, चीना चट्टी। तो यहाँ पर चीना चट्टी, चीन जो शब्द है, चीना शब्द जो है ये बताता है कि ये चीन से आया हुआ है, ठीक है। तो केरल की जो ज़मीन की बात करते हैं तो इसका जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है, बढ़िया है, फसल अच्छे होते हैं यहाँ, चावल की खेती बहुत अच्छी होती है केरल में भी। आपके यहाँ आपके राज्य में कौन सी फसल होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और फिर यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग जो हैं मछली, सब्जी और चावल खाते हैं केरल में। अगर मेरा वीडियो कोई केरल का कोई निवासी देख रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लद्दाख का कोई हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नौके में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये ना केरल का एक फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है जिसको कहते हैं ओनम। ओनम का जो फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल में एक दौड़ होती है, एक प्रतियोगिता होती है, नौका दौड़। उस एक नाव में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और सबके हाथ में चप्पू होती है जिससे नाव चलाते हैं, और फिर जो नाव का टीम जीत जाता है उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो केरल में एक फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाया जाता है जिसको नौका दौड़ प्रतियोगिता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लद्दाख और केरल में भिन्नताएं तो बहुत हैं, उनकी भूगोल में बहुत भिन्नताएं हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति, जहाँ पहाड़ है, लद्दाख पहाड़ी एरिया है तो केरल तो समुद्री एरिया है, दोनों जो है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि दोनों में चीन और अरब देश से आने वाले व्यापारी आते हैं, विदेशी व्यापारी आते हैं। और फिर केरल में जो है मसालों की खेती होती है, जबकि लद्दाख में देखते हैं कि वहाँ पर जो है ऊन की वजह से, विशेषकर ऊन और दूसरी अन्य हाथों से बनाई वाली चीज़ें, उनके लिए व्यापारी आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से जो है सांस्कृतिक जीवन का इतिहास भी हम लोग को देखने को मिलता है। आगे देखिए, तो भूगोल और इतिहास में क्या हो जाता है, एक गहरा रिश्ता हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो भूगोल के साथ भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और फिर विभिन्न लोग जब केरल आए
लद्दाख आए तो उनकी संस्कृति का प्रभाव भी केरल और लद्दाख में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से कई सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, धीरे 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 उन क्षेत्रों में क्या होते हैं, फैलते जाते हैं, बनते जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि संस्कृति का एक दूसरे से आदान प्रदान होने की वजह से जो है एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं, रीति रिवाज एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं, परंपराएं घुल मिल जाती है। तो फिर क्या होती है, विविधता को जन्म देती है, और सारे लोग विविधता में फिर एकता को भी जन्म देती है। विविधता में एकता, इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी एकता एक विशेष अच्छी तरीके से जन्म लेती है ना। तो अभी देखते हैं कि जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाएं, पुरुष ने अंग्रेजों की क्या हुआ था, खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सभी जाति के लोग, धर्म के लोग, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग, अनेक भिन्नताएं हैं, फिर भी सब ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, इकट्ठे होकर के आंदोलन किया, जेल गए, इकट्ठे जेल गए, एक साथ जेल गए, एक साथ लाठियां खाई, एक साथ फांसी पे झूल गए। तो क्या ये विविधताएं होते हुए भी एकता थी उनमें, तभी ये सब हो पाया। तो यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा देश इतने सारे विविधताओं को समेटे हुए भी अ, विविधता को समेटे हुए भी एकता हमारे देश में दिखाई पड़ती है। और फिर जब लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ तो अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। अंग्रेज सोचते थे कि यहाँ उनका राज चलता रहेगा, लेकिन भारतीयों ने दिखा दिया कि भले ही उनमें विविधता है, एक दूसरे से भिन्नता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में सब साथ थे, और इसी कारण से भारत आज़ाद भी हो पाया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस लेसन को, विविधता की समझ को हम लोग समझें आज बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। यहाँ हमारा देश का तिरंगा लहरा रहा है और जनता को संबोधित कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत पल था आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हो गया तब। यहाँ देखिए एक गीत, ये जो गीत है लिखा गया है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, है ना। बहुत अच्छा खूबसूरत गीत है। आगे देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, और फिर जो है ये जो गीत मैंने 2 लाइनें बोली अभी, ये जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये गाया जाता था। क्योंकि जलियांवाला बाग क्या है था, ये हत्याकांड जो हुआ था वहाँ पर कई सारे निहत्थे लोग बैठे हुए थे और उन पर पुलिस ने यानी कि अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी, और कई सारे महिलाएं, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, और सब लोग, कई सारे लोग मारे गए थे। और अंग्रेजों की इस नीति का विरोध करने के लिए वो लोग जमा हुए थे, और अंग्रेजों की गोली खा करके वो शहीद हुए। उन्हीं की यादों में वो गीत गाया जाता है। तो इस तरह से जो है गीत और चिन्ह जो है विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। ये सारे गीत जब गाते हैं लोग तो क्या होती है, विविधता में एकता जन्म लेती है। तो इस तरह से हमारे देश में विविधता में एकता को अच्छी तरह से समझा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं कि विविधता, भारतीय एकता जो है कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है और अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की इसमें भावना है। तभी हमारे देश में विविधताएं
इतनी अच्छी तरह से फल फूल जाती है ना? और उनमें एकता भी बेहतरीन ढंग से दिखाई पड़ती है। नेहरू ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कहा है और नेहरू जी कहते हैं कि यही अनेकता में एकता है भारत में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा ये लेसन विविधता की समझ आपको समझ में आई होगी। आशा करते हैं आपको हर चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।